अगर आपके पास 7 खूबसूरत ख़वातीन नहीं हैं, तो फिर आप जो है ये बिज़नेस नहीं चला सकते, ना आप बिज़नेस में कामयाब हो सकते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी बात में मेरे साथ रब्ता हुआ है, तो उससे पहले वो किसी दोशीज़ा के खूबसूरत बालों से मुतासर होके अपनी जमा पूंजी लुटा चुके थे। कोई 2 मेन वजूहात जिसने आपका फूड बिज़नेस जो है वो ख़राब किया, वो कौन-सी थी? चंद माह के बाद जब मार्केट बेहतर होगी, जो हमारे मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास हैं, वो फिर नहीं रह सकेंगे। इससे हम बात करेंगे बेस्ट एज क्या है बिज़नेस स्टार्ट करने की? जितना जल्दी हो सके। 6 साल? नहीं, 6 साल तो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर जो बड़े बड़े ग्रुप्स आए थे, जिनने ये कल्चर मुतारफ़ कराया कि पैंट कोट हो, सुबह शाम जो है वो आपने टाइयाँ वगैरह लेके रखनी है, और जब बाद में उनके स्कैन खुले, 10-10, 12-12 अरब के वो बिल्कुल। मार्केट से पैसे लेके जा चुके थे। अब ये जो लोगों ने बड़े बड़े स्कैम किए, उनके अगर आप ऑफिसेस देखें, ये इतने शानदार बनाए हुए थे, गाड़ियाँ और आगे पीछे डाले गार्ड ऐसे फुतियाँ करके निकलते थे बाहर। साहब का दरवाज़ा खोलते थे, साहब की बर्थडे होती थी, साहब के जो है वो सोने के ताज पहनाए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ देख के लोग उनको पैसा देते थे। वो ये सब इसलिए करते थे। वो ट्रम्प साहब हर जो मीटिंग मिलती है या तो उसमें ना एक आधा जहाज बढ़ा देते। तो मुझे लग रहा है कि हमने कोई अब 8 हम कह देते हैं, उन्होंने 7 कह के ये जहाज जो है ना उनके गिरा दिए। तो उस पर हमने कुछ ऐसा नहीं किया था जो कि हमारी उम्र से कई कई बरस ज़्यादा का था। सच लिया हो। हाँ, यही सच ही चलिए जी, थोड़ा रुख चेंज करते हैं, इससे पहले कि हवाओं का रुख चेंज हो जाए। जो खूबसूरत ख़वातीन हैं वो आपके चारों तरफ घिर रही हैं, फिर आपको जो है वो ऐसी। टॉफ़ीज़ वगैरह पेश की जाती, कभी आपको मैरियट का इनविटेशन आ रहा है, कभी आपको सरीना का आ रहा है। मैं तो आप सबको ये मशवरा देता हूँ, आप किसी के भी ऑफिस पे अगर आप जाते हैं, अगर वो आपको सिंपल सी सर्विंग करता है तो उसके साथ आपने ज़्यादा गुफ्तगू करनी है। अगर आपको बड़ी लैविश सी सर्विंग करता है, इसका मतलब ये है कि आप ज़बा होने के लिए मुकम्मल उसने एहतमाम कर रखा है। तो ये जो रियल एस्टेट की फील्ड को इसी मनी कहते हैं, कतई ऐसा नहीं है। ये इंतहाई मुश्किल सफ़र है। वही बात है आप वाली शुरू कर दें। बाद में वही है, जो ये बातें होंगी कहेंगे जी एआई जनरेटेड थी, और जो रह जाएंगी वो शामिल कर देंगे। चलो यहाँ से आगे आप रियल वकार वाली पे। यूनस जो हैं वो हमारे साथ हैं। ये वकार यूनस जो हैं फास्ट बॉलिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन रियल स्टेट में करते हैं, क्रिकेट में नहीं। कैसे हालात हैं वकार भाई, और रियल स्टेट में कैसे आना हुआ अब इस यंग एज में? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए हाजिर किया कि यहाँ हम अपनी बात रख सकें। ये भी अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इस उम्र में आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकें। वकार यूनुस नाम फास्ट बॉलिंग का जैसे आपने जिक्र किया, तो ये शुरू से ही लगा हुआ है मेरे नाम के साथ टैग वकार यूनुस, और मेरे ख्याल से वालिदैन ने रखा भी इसी गर्ज से था कि मेरे वालिद साहब का नाम चूँकि मोहम्मद यूनुस है, जी। तो वकार एक बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा था। सो रियल एस्टेट का जो सफ़र है वो 2018 में एक दफ़ा शुरू किया और 2019 में स्टॉप कर दिया था। फिर हमने रेस्टोरेंट बनाने का तजर्बा किया, जिसमें बुरी तरह नाकाम रहे, और फिर उसके बाद फिर कोविड आ गया, और कोविड से जैसे ही हमारी जान छूटी तो रियल एस्टेट का काम भी माशाल्लाह बेहतर हो चुका था उस वक़्त, और फिर हमने अपने वहाँ गुर आज़माने की कोशिश जारी रखी, जो कि आज तक जारी है। वकार भाई, अक्सर ना हमें यहाँ पे बताया जाता है जिस चेयर पे आप बैठे हैं ना, कि मैंने पहला मिलियन कैसे बनाया, पहला बिलियन कैसे बनाया, मल्टी मिलियनर कैसे बना। ये जो आपने जिक्र किया ना कि मैं फेल हो गया था, तो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे ये बताएं कि कैसे उस बिजनेस में गए, क्या सोच थी जिसको लेकर गए, और फेल क्या हुई, क्यों हुई? जब मैंने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया तो उससे पहले मैं सहाफ़त में था, और वो मेरा पैशन था। लेकिन चूँकि आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स, तो कुछ मैंने गलतियाँ करना ऐसी कर दी थी कि जिसकी बुनियाद पर मुझे कहा गया था कि कुछ अरसे के लिए आप सहाफ़त से रुक जाएँ। जब उनने कहा, मैंने जब घर में ये बात डिस्कस हुई तो उन्होंने कहा कि आपने ज़िंदगी भर के लिए इससे रुक जाना है। तो मिज़ाज में सिर्फ़ कारोबार ही था। तो इसलिए फिर रियल एस्टेट की तो मैं जानिब समझ बढ़ गया हूँ चले। आपने कौन सी गलतियाँ की होंगी। क्योंकि आजकल आप नहीं नहीं, हम हालात ज़्यादा समझ बिल्कुल। वैसे ही चल रहे हैं। आजकल तो
सबका पता है कि क्या उन गलती करके मुल्क से कैसे जा रहा है और कौन मुल्क में कैसे गुजारा। ऐसा ही है। तो उस टाइम भी नवाज शरीफ साहब का दौर था और दौर का आखिरी मरहला चल रहा था और वही चपकलिश चल रही थी जो आजकल इमरान खान साहब के साथ मुक्तदर हलकों की चल रही है। हम्म। तो उस पर हमने कुछ ऐसा लिख दिया था जो कि हमारी उम्र से कई कई बरस ज़्यादा का था। तो उस पर सच फिर लिख दिया होगा। हाँ, नहीं तो लिखना सच ही है। चाहिए। झूठ झूठ किसे बुरा लगता है? सही है, वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही है। झूठ सबको अच्छा लगता तो ये मामला था। फिर उसके बाद रियल एस्टेट में आ गए। जब रियल एस्टेट में आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए है। और हमें रेस्टोरेंट का तजुर्बा करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक फूडी हूँ। सो हमने रेस्टोरेंट का तजुर्बा किया और बड़ी बुरी तरह फेल रहे। उसके अलावा रियल एस्टेट ही राह सही है। और इस दौरान 5-6 साल के ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारे और तजुर्बे किए हैं जो कि बुरी-बुरी तरह फेल हुए हैं। गार भाई, अगर दो वजूहात जानना चाहूँ कि कोई दो मेन वजूहात जिसने आपका फूड बिजनेस जो है वो ख़राब किया, तो वो कौन सी थी? अनाड़ीपन, सीखे बगैर, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज़ थे, हम्म। उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। हम्म। उम्र की बहुत कमी थी। चीज़ें उस तरीके से समझ नहीं आ पा रही थी। हम्म। और सबसे बढ़कर ये है कि एक तो मेरे ख़्याल से मेरा बिज़नेस मॉडल भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उस दौरान 2019 में कश्मीर हाईवे के ऊपर आज़ादी मार्च लेके आए थे मौलाना फज़लुर रहमान साहब। जी जी, तो बिल्कुल उस बिल्कुल। बुनियाद की वजह से हमारी लोकेशन उसके नियर बाय पड़ती थी। तो हम्म। आए दिन रेस्टोरेंट की बंदिश की वजह से हमने ये फैसला किया कि ये बेहतर वक्त है कि बाइज्जत तरीके से यहाँ से रुखसत हुआ जाए। जब दोबारा जो है वो रियल स्टेट में आए तो फिर दोस्तों का क्या रिएक्शन था, लोगों का? वो हमारे यहाँ तो अक्सर जो दोबारा किसी काम में आता है ना, तो उसको जुगतें भी मारी जाती हैं। हाँ, नहीं, मैं मेरे ख़्याल से मैं कारोबार के वजह से बड़ा ढीठ आदमी हूँ। शुरू से ही लोगों ने कहा है कि ये ऐसा नहीं होगा, मैंने कहा ऐसा होगा, वो किया और बहुत सारी गलतियाँ भी की, बहुत से नुकसानात भी उठाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत बेहतर चल रहा है, उसका बड़ा करम है। रियल स्टेट के बिजनेस की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी रियल स्टेट के क्या हालात हैं पाकिस्तान में? जानते तो सब हैं, ऊपर ऊपर से तो सबको पता है, लेकिन एक रियल्टर से जो है वो मैं सुनना चाहूँगा। वैसे भी आजकल कहते हैं जो रियल स्टेट के लोग हैं उनको प्रॉपर्टी डीलर नहीं कहना चाहिए, रियल्टर्स कहना चाहिए, वरना वो गुस्सा कर जाते हैं। यार देखें, काम एक ही है। आप अपने काम से पहचाने जाते हैं, आप बिल्कुल। अपनी शख्सियत से पहचाने जाते हैं। आपको प्रॉपर्टी डीलर कहा जाए, रियल्टर कहा जाए, कंसल्टेंट कहा जाए, आप जो है वो सादी सी मेरी जैसे शलवार कमीज़ पहन के बैठ के रियल एस्टेट का काम कर रहे हो या बड़े सूटेड-बूटेड तरीके से कर रहे हो, अगर आप काम बेहतर कर रहे हैं तो वो काम आपकी पहचान है, ना कि आपके लिबास या ये जो रियल्टर नाम वगैरह हम इन चक्करों में जो पड़ गए। आपने रिसेंटली देखा होगा कि इस्लामाबाद के अंदर जो बड़े-बड़े ग्रुप्स आए थे, जिनने ये कल्चर मुतारफ़ कराया कि पैंट कोट हो और सुबह शाम जो है वो आपने टाइयाँ वगैरह लेके रखनी है, और जब बाद में उनके स्कैम खुले तो 10-10 12-12 अरब के वो बिल्कुल मार्केट ऐसा। से पैसे लेके जा चुके थे। तो जैसा कि आपने रियल एस्टेट के मुतालिक कहा, तो मार्केट तो इस टाइम डेफ़िनेटली स्लो है। लेकिन हमें मुस्बत रहना चाहिए। उसकी एक बुनियादी वजह है कि मार्केट जो स्लो है वो हमारी हरकतें हैं, उसकी वजह से स्लो है। और सेकंड ये है कि मुल्क की ओवरऑल इकॉनमी बड़ी स्लो है। और इस तमाम पहलुओं में जो मस्बत बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की एक रियल डिमांड मौजूद है। हम इस पर 24-25 करोड़ की आबादी हैं। बिल्कुल है। सो डेफिनेटली फैमिलीज ग्रो कर रही हैं, लोगों को नए घर चाहिए, नए यूनिट्स चाहिए। इस वक्त भी आप इस्लामाबाद के अंदर अगर रेंटल प्राइसेस देखें तो रिसेंटली 2-3 मंथ में 10 से 15% की इंक्रीज आया है। सो हर शख्स अफोर्ड नहीं कर पाता कि वो एक रेंटल प्रॉपर्टी में रहे। और जो कोई भी अगर रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहा है, एट द एंड उसका ख्वाब होता है कि अपना घर उससे हासिल करना है। सो 25 करोड़ की आबादी में अभी रियल एस्टेट की बहुत ज़्यादा रियल डिमांड मौजूद है, जो कि फिल की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि आस्ते आस्ते इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर की जानी बढ़ रही हैं। रियल स्टेट के बारे में आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक डिस्कशन है। वो कहते हैं कि जी ये बेस्ट टाइम है परचेजिंग का ना। जी, तो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम तो है, लेकिन आप क्या परचेज़ करेंगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। इस वक़्त इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट हैं, मेरे ख़्याल से नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। वहाँ आपको बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत कम प्राइसेज़ में चीज़ें मिल रही हैं, जो कि आने वाले वक़्त में पॉसिबल नहीं है। इस वक़्त भी अगर आप किसी कच्ची आबादी में जाते हैं, तो वहाँ आपको 8-10 लाख रुपए मरला के हिसाब से चीज़ें मिल रही होती हैं। इसी वक़्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी के सिनेरियो के अंदर कुछ ऐसी
प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं कि जहां आपको 9-10 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से एक बहुत अच्छी लिविंग मिल रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने घर के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये वक्त सबसे बेस्ट वक्त है कि आप अपने घर की बुनियाद यहाँ रख सकते हैं। और चूंकि मार्केट 2-3 साल से काफ़ी स्लो है, तो आप इस बात की निशानदेही कर दीजिए कि आमद चंद माह के बाद जब मार्केट बेहतर होगी, तो जो हमारे मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास हैं, वो फिर नहीं रह सकेंगे इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि प्राइसेस 3 साल से स्टक हुई पड़ी हैं। जब ये बद खुलना है, सो इन प्राइसेस ने इतना बढ़ना है कि आप बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाएंगे। सो जिनने भी अगर अपना घर बनाने का इस्लामाबाद के अंदर ख्वाब है, आपको आज की डेट में जहाँ कोई ऑन पोजीशन प्लॉट मिलता है, आपके पास जितने पैसे दस्तियाब हैं, आप ले लीजिए। गरीब आदमी को पाकिस्तान में हमेशा से लूटा गया है, वो लुटता ही आया है 1947 से आज तक। लेकिन रिसेंटली 10 इयर्स में गरीब आदमी को जो है ना, वो हम्म, 20 कह लें ईयर्स में, गरीब आदमी को फाइल्स के नाम पे लूटा गया। ये गरीब आदमी जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा कम थी, उसे कहा गया कि भाईजान आप 10,000 15,000 रुपया महीना देते रहें, आपकी 5 मरला की जो है वो फ़ाइल रेडी हो जाएगी। बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अपनी प्रिंटिंग मशीन्स भी लगा ली थी कि चलो ठीक है, फ़ाइल तो बिक रही है ना, प्रिंट हो रही है 300-400 में, लेकिन ठीक है जा रही है, उसको 1.5 लाख 2 लाख की हम इनिशियल पेमेंट दे देते हैं, बाद में 10-10 15-15 हज़ार लेते रहेंगे। लेकिन इसमें मुतासर अगर लोगों की मैं जो है ना क्वांटिटी या कोई फिगर आपको बताना चाहूँ, तो वो हज़ारों नहीं, वो लाखों लोग हैं जो डेफिनेटली। इससे मुतासर हुई। इस टाइम के बाद अगर जो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में फ़ाइल की बात करता है, तो मुझे मुनासिब नहीं लगता। शायद कुछ डेवलपर्स हैं जो दे रहे हैं, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल डेफ़िनेटली इससे कोई भी इनकार ये नहीं है कि गुज़िश्ता बिलख़ुसूस 5 साल में रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के नाम पर आवाम को लूटा गया है, बहुत बड़ी तादाद है? है बिल्कुल। और वो बिलियंस रुपीज़ में है। लेकिन इसमें एक छोटा-सा नुक्ता ये भी है कि किसी भी डेवलपर ने किसी के भी घर जाके ये नहीं कहा कि आप ये प्लॉट ले ही हुँ, लें। हुँ, कि लोगों की जो लालच थी ना, जो हुँ, एक हवस थी हुँ, प्रॉपर्टी परचेज़ करने की, वो इतनी शिद्दत अख्तियार हुँ, कर चुकी थी कि उन्होंने इतना टाइम ही नहीं लिया कि वो उस प्रोजेक्ट को स्टडी कर पा रहे होते कि आया हमारी बेशक कम पैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या ये हमारे पैसे किसी भी नुक्ते पर जाके वैल्यूएबल भी बन सकते हैं या नहीं? तो लोगों ने भी अपनी वर्किंग नहीं की और लूटने वालों को तो वैसे भी इस मुल्क में बड़ा ही राज है। तो ये मिक्सचर ही ऐसा बना कि पूरे इकोसिस्टम कुछ ऐसा बन गया था और हम समेत बहुत सारे रियल एस्टेट के जो कि अपने आप को बहुत ज़हीन फ़तीन कहते हैं, हम सब भी उस सैलाबी रेले में ऐसे बह गए थे, हमें भी नहीं समझ आई कि ये चल क्या रहा होगा, कि हमें भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं 5 साल के बाद यहाँ दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएँगी। ये आज चंद हज़ारों वाले प्लॉट जो हैं, ये पता नहीं लाखों, करोड़ों के हो जाएँगे, हुँ। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। और अभी भी जैसा कि आपने कहा कि चंद डेवलपर ऐसे हैं, तो आज की मार्केट में भी चंद डेवलपर ऐसे हैं कि जिन पर आप एतमाद कर सकते हैं। बट आपने अपनी आर-एन-डी खुद ही करनी है। बेशक आपका ₹1 लग रहा है या 1 करोड़ लग रहा है, अल्लाह ने अगर आपको वो सैलता किए हैं, तो उसकी आप पर ज़िम्मेदारी बढ़ती है कि आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। परचेजिंग से पहले जो है वो किन पॉइंट्स को, जो एक नॉर्मल यूज़र है, एंड यूज़र, किन पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए कि यार मैं परचेजिंग करने जा रहा हूँ? जैसे आपने बात की कि शायद कुछ लोग लालच में चले गए जिसकी वजह से वो जिनके पैसे फारग हो गए, तो क्या उसको फिर उस लालच में नहीं जाना है? तो क्या सोचना है कि क्या क्या चीज़ें हैं अगर मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो ये पूरी होनी चाहिए? सर, सबसे पहले आप लोकेशन देखते हैं, आप लीगल उनका जो स्टेटस है वो देख रहे होते हैं। लीगल स्टेटस में भी बड़ी आजकल एक गुफ्तगू है, एनओसीज़ के मामलात हैं, उस पे आप बहुत कम डेवलपर ऐसे हैं कि जिनको आप मार्जिन दे सकते हैं। बट आप बिल्कुल वाइप आउट नहीं कर सकते कि लीगल स्टेटस आपने नहीं देखना। आप लीगल स्टेटस देखें, आप उनकी एमेनिटीज़ जो वो बताना चाह रहे हैं वो देखें और आप पेमेंट प्लान देखें। आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये जो शख्स बात कर रहा है और ये जो हमसे चार्ज करने की कोशिश कर रहा है, क्या इन दोनों चीज़ों के मुमासलत आपस में रहती भी है या नहीं है? सो अगर आपको लगता है कि इस प्राइस ब्रैकेट में मुझे ये प्रोडक्ट डिलीवर हो सकता है, डेफ़िनेटली आपको परचेज़ करना चाहिए। अब इस वक़्त जो जिन प्रोजेक्ट्स में लोग फँसे हुए हैं, वो आप देखें ना कि वहाँ उनने शहरों के शहर आबाद करने का कहा हुआ था, लेकिन वो आपसे माँग सिर्फ़ 10,000 रहे थे। हुँ, तो आप खुद देख लें यार, शहर ऐसे कहाँ आबाद हो सकते हैं हुँ, इतने कम रिसोर्सेज के साथ। हुँ। तो इसलिए लोगों को इशू है, आप सिंपल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं।
अक्सर हमारे दोस्त हैं जो कि रियल एस्टेट की कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हाई राइज़ या कुछ भी, वो उसको इतना बढ़ा-चढ़ा के डिज़ाइन कर जाते हैं ना कि जो कि लोगों की नीड नहीं है। आप जितना चीज़ों को सिंपल रखेंगे, तो उतना आपके लिए, डेवलपर के लिए भी बेहतर रहेगा और जो खरीदार है, उसको भी सिंपल चीज़ें लेनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से ये बुनियादी वजूहात थी जिनकी वजह से रियल लोगों को स्टेट नुकसान में कहा जाता है कि अगर आपके पास 7 खूबसूरत ख़वातीन नहीं हैं, तो फिर आप जो है ये बिज़नेस नहीं चला सकते, ना आप बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। हाँ, हकीकत तो ऐसी ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हमारी आवाम ऐसी है। हाँ। हमारे जो खरीदार है वो हुँ, ऐसा है। हुँ, मेरे खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे लोग आए कि जिनकी बात में मेरे साथ राब्ता हुआ तो उससे पहले वो किसी दोशीज़ा के खूबसूरत बालों से मुतासिर होके अपनी जमा पूंजी लुटा चुके थे। हुँ, तो ये हकीकत है, हुँ। नहीं करना चाहिए। हमारी कंपनी में आज तक हमने किसी भी फीमेल को हायर नहीं किया सेल्स के डिपार्टमेंट में, और फ्यूचर में मेरा यही इरादा है, हम नहीं। हमारी माँ-बहनें, हम ये मुनासिब नहीं समझते, और जब हम अपनी माँ-बहनों के लिए मुनासिब समझते, तो किसी भी बहन के लिए हमें ये मुनासिब नहीं समझना चाहिए कि वो हमारी किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक शो पीस बन जाए और मार्केट हम अपनी प्रोडक्ट के बजाय अपने स्टाफ को कर रहे हों। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, और ये रोक डेवलपर साइड से ही नहीं रुक सकता। ये जो हमारे कस्टमर साइड है, वो जब इन चीज़ों को नेगेटिवली देखेंगे और जब डेवलपर को पता चलेगा यार ये मंजन मेरा नहीं बिकना, तब जाके ये मामलात रुकेंगे। आप किसी बंदे के साथ बहुत सिंसियर हैं, आप उसको क्या मशवरा देंगे कि 3 चीज़ें, गोल्ड, डॉलर, रियल एस्टेट, कहाँ पे इन्वेस्ट करें? आज के टाइम में बात करें। तीनों। अच्छा, किसी भी अक्लमंद शख्स को अपने तमाम तरह साजात एक जगह नहीं रखने लेकिन चाहिए। उस आप उसकी परसेंटेज वैरी कर सकते हैं हुँ, कि रियल एस्टेट में आपको किस टाइम पे क्या चीज़ अच्छी लग रही है। मेरे ख़्याल से आइडियल ये होगा कि 40-50% आप रियल एस्टेट में कर लें, और बाकी जो 50% है उसे आप स्प्लिट कर लें डॉलर की फॉर्म में। जो आपने कैश रखना है ना पाकिस्तान में, वो आप कोशिश करें कि अपना ₹1000 भी जो है वो पाकिस्तानी पीकेआर में ना हो, वो आप डॉलर की फॉर्म में रख लें, और गोल्ड देख लें, जैसे आपको उसकी अच्छी प्राइस मिलती है आप गोल्ड परचेज़ कर लें। बट 50% मेरे ख़्याल से रियल एस्टेट होना चाहिए। नहीं, अगर हम मोस्टली लोगों की बात करें, देखें, आप तो मुझसे बेहतर रियल एस्टेट समझते हैं, लेकिन सोसाइटीज़ वगैरह की हम डिज़ाइन कंसल्टेंसीज़ वगैरह की करते रहते हैं, तो हमें जो नॉर्मल सोसाइटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा ये फोकस किया जाता है ओनर की तरफ से कि यार आपने 5 मरला के जो यूनिट है ना वो ज़्यादा रखने हैं, क्योंकि शायद हमारे यहाँ बायर जो है वो 5 मरला का ज़्यादा है, क्योंकि कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी जो है उसकी बड़ी थोड़ी है। तो जिनके पास तो ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, उन्होंने तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर ली, कुछ कर लिए। जिसके पास है ही 25-30 लाख रुपया, वो कैसे मैनेज करेगा ये? अगर उसके पास रहने को छत दस्तयाब है, सो उसे उस पॉइंट पर देखना चाहिए। लाइक आज की डेट में आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्राइसेस बड़ी कम मिल रही हैं। आज से कुछ साल, डेढ़ साल पहले अगर आप गोल्ड को देख रहे होते और आज की गोल्ड की प्राइस अगर आप देख रहे, तो उस टाइम आपको गोल्ड में इतना कुशन अवेलेबल था कि आप वो अपना 25 लाख रुपया गोल्ड में लगाते, आज की डेट में आपको एक अच्छा भला मुनाफा हो जाता। लेकिन आज जो गोल्ड के प्राइसेस हैं, इसके बाद अगर आप क्या फ़ोर्सी कर रहे हैं, तो आपको बहुत कम मार्जिन देखने को मिलेगा चीज़ों में। सो उसकी प्राइसेस स्टेबल हैं। आज की डेट में रियल एस्टेट मेरे ख़्याल से बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो आप बिज़नेस करेंगे या फिर जो है वो अपना घर बनाएँगे? मेरे ख़्याल से पहले बिज़नेस करना चाहिए, आपको अपना कैश फ्लो मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद घर बन ही जाया करते हैं। घर कितना ज़रूरी है आज के दौर में? बहुत ज़रूरी है। ये उससे पूछेंगे जिसके पास नहीं। और अगर बिज़नेस जो है उसमें आपके पैसे डूब जाते हैं, तो ना बिज़नेस रहेगा ना घर रहेगा। मेरे ख़्याल से मुकम्मल सरमाया आपको बिज़नेस में भी नहीं लगाना चाहिए। आप जो प्लॉट अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप अपने मुस्तकबिल के घर की बुनियाद रख के वो प्लॉट आप ले लीजिए। फ़र्दर आपके जो पैसे बच जाते हैं, उसे आप बिज़नेस कीजिए। जब अल्लाह ताला ने आसानी की तो उस पर तामीर कर लीजिएगा। ये दोनों सूरत-हाल गलत हैं कि अगर आप एक्सट्रीम पर जा रहे हैं, सिर्फ़ अगर आप घर बना के अपने पैसों को स्टक कर रहे हैं, ये भी अच्छी ऑप्शन नहीं है। आप मुकम्मल सरमाया एक बिज़नेस में लगा के और इतने रिस्की खेल रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं है। मेरे ख़्याल से साथ-साथ चीज़ों को लेके चलेंगे, तो वो किसी भी शख़्स के लिए बेहतर रहेगा। जनरल क्वेश्चन है, लेकिन आप यंग हैं तो आपसे पूछना चाहूँगा, बेस्ट एज क्या है बिज़नेस स्टार्ट करने की? जितना जल्दी हो सके। 6 साल? नहीं। 6 साल तो मेरे ख़्याल से मुमकिन नहीं है। ग़ालिबन 18-19 साल।
उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कॉलेज आपका ख़त्म हो चुका है, तो साथ-साथ आपको अपनी आमदनी के लिए भी कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि हर शख्स ने, हर कारोबारी शख्स ने या करियर में आपने अपने हिस्से की गलतियाँ करनी होती हैं। हुँ। वो जितना जल्दी आप कर लेते हैं, तो आपका सफ़र बकिया सफ़र बड़ा आसान रह जाता है। हर मोटिवेशनल स्पीकर ना जो हादसे से मोटिवेशनल बन गया होता है या वैसे ही मोटिवेशनल बन चुका होता है, वो बच्चों को जो है पढ़ा रहा होता है कि बिज़नेस के लिए जो है पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप इस पे बिलीव करते हैं? मेरे ख़्याल से पैसों की ज़रूरत रहती ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप कुछ भी करना चाहें, आपको वसाइल चाहिए होते हैं। हाँ, एक्सेप्शनल केस ये हो सकता है कि आपका आइडिया इतना आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो या आप इतने मंजे हुए सेल्समैन आप हों कि आप कुछ भी करना चाहें तो वो आप कर सकें। बट मेरे ख़्याल से पैसों की ज़रूरत रहती है और लोगों को थोड़ा-सा हमें पाकिस्तान में ना डिमोटिवेटेड करने की ज़रूरत है। हमने ये मोटिवेशन के नाम पे लोगों के इतनी सुहानी ख्वाब वाली ज़िंदगी बना दी है ना कि जब वो मार्केट में आते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सफ़र इतना आसान है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका आप देखें आसान है, आसान है, आसान। अरे भाई आसान है तो फिर सब क्यों नहीं कर असल रहे? में ना वो शुरू ही यहाँ से करते हैं। 6 नाम उन्होंने रटे हुए हैं, एलन मस्क, जैक मा, अली बाबा, ठीक है, ये जो क्या नाम है इंडिया वाले का, अंबानी? अंबानी, हाँ, ठीक है, मतलब इस और वो मार्क जुकरबर्ग, कि ये जी ये आए ये भाई पूरे अरबों की दुनिया है, मतलब अरब लोग, हाँ, ऐसा ही है। ठीक है। और यहाँ से आपने 6 नाम लेके लोगों को मोटिवेट कर दिया कि भाई जो है वो आप भी तकदीर बेशक बदल सकते हो, लेकिन रियलिटीज़ थोड़ी डिफरेंट है। वो हम बात कर रहे थे ना जैसे आपके बिजनेस से, फूड के बिजनेस से रिलेटेड, तो इसी तरह मैं अक्सर बात करता हूँ कि भाई अक्सर बिजनेस नाकाम क्यों होते हैं ना, मतलब जो एक मैंने थोड़ा निचोड़ कि हम ना खुद उस बिजनेस के बारे में नहीं जानते होते, उसको देख के हम जो शुरू कर ऐसा ही लेते है। हैं। अगर सपोज मैं हूँ एक ख़ानदान में, मैंने जो है वो बिज़नेस शुरू किया, फूड का मैं बिज़नेस कह देता हूँ, मैंने किया, अचानक मेरा लाइफस्टाइल बदल गया, गाड़ियाँ आ गई, घर चेंज हो गए, तो सारे लोग कहेंगे भाई ये बिज़नेस में बड़ा फ़ायदा है। लेकिन जब वो उस बिज़नेस में आएँगे तो वो बिज़नेस नहीं चलने वाला है। हाँ, बिल्कुल, मैंने खुद ऐसा किया है। हम किसी और की क्या बात करें, आप ये बता देते हैं, जब हमने रेस्टोरेंट का बिज़नेस शुरू किया, तो हमारी ओवरऑल फैमिली रेस्टोरेंट के बिज़नेस से ही वाबस्ता है, ऑल्दो वो सऊदी अरेबिया से वाबस्ता हैं। लेकिन जब मैंने शुरू किया था, तो मेरा भी यही मोटिवेशन थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चूँकि बहुत हाँ, कि फूडी हूँ, फूड के तो बिज़नेस में मैं बहुत पैसा है। मैं फूड को समझता हूँ, तो मुझे फूड के मतलब बिज़नेस करना चाहिए। फिर जब मैंने थोड़ा-सा रिसर्च की, तो मैंने जिस बिज़नेस की स्टडी की, तो वो रिसेंटली शुरू हुआ था। 1 साल के अंदर उन्होंने 3 तीसरी ब्रांच बना रहे थे, जब मैं अपनी पहली बना रहा था। मैंने कहा 1 साल के अंदर तीसरी ब्रांच, 5 साल के अंदर वक़ार साहब की इस्लामाबाद के अंदर 10-12 ब्रांचें होंगी, 10 साल के अंदर इतनी ब्रांचेज़ हो जाएँगी, ये होगा, वो होगा, वो हमसे पहले भी नहीं चले। मलिक रियाज साहब कब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान? मलिक रियाज़ साहब आज से 1 साल कबल जो उनके मामलात चल रहे थे, हुँ। शायद वो जल्द वापस आ जाते। लेकिन अभी जो उनने कुछ कोताहियाँ कर दी हैं, उसकी बिना पर उनका सफ़र थोड़ा लंबा हो गया। पाकिस्तान में रियल एस्टेट के हालात कब बेहतर होंगे? जब पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, वो कब बेहतर होगी? स्लोली-स्लोली चीज़ें पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। सही है। और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उस मुतल्लिक भी आपको आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें बेहतर देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपकी प्रोफ़ाइल में देखा है, आप मुहिब्बे इमरान खान साहब हैं, जी, तो जी। उस मुतल्लिक भी हम आपको ये बता देते हैं कि बड़ी संजीदा कोशिशें रिसेंट कुछ डेज़ में इनिशिएट हो चुकी हैं। अल्लाह करे कि वो मस्बत नतीजा निकले उनका, तो आने वाले चंद माह में आप बहुत बेहतर खबरें देखने को मिलेंगी असल में इंशाल्लाह। मेरे बड़े भाई जो हैं वो एमएन है पीटीआई के, तो हमसे बेहतर कौन जानता है ये जो सारा सफ़र, ये जो एक ऐसा सफ़र जिसमें हमने बहुत मुश्किलात झेली हाँ, ऐसा ही है। और उसमें जो है उस प्रोसेस से गुज़रे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सिस्टम है, उसके साथ चलना है, चीज़ें चलानी है, अच्छा, आप कर रहे हैं। सिस्टम के साथ ही चल के रह सकते हैं, हुँ, क्योंकि ये सिस्टम बाय डिज़ाइन ही ये मुल्क ही ऐसा है। हुँ, एक तरफ पॉपुलर लीडर ऑफ नेशन है हुँ, और एक तरफ ताकतवर हल्के हैं। हुँ, ये दोनों गुत्थम-गुत्था हुँ। नहीं हो सकते। देखिए पाकिस्तान इंडिया की रिसेंटली आपने जंग देखी ना, एट द एंड जो हल है वो मुज़ाकरात के नतीजे में ही निकला। तो इन दोनों ताकतवर लोगों ने जो हल निकालना है वो एट द एंड किसी टेबल पर ही बैठ के ही निकलना है। सो उसकी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। नहीं, उम्मीद है कि उसकी इस दफ़ा कोशिशें तो शायद कुछ बेहतर हल निकले। 1947 से शुरू हैं और हर बार नेगोशिएट हो जाता है। असल में वो इसी तरह ही है ना कि
ये टाइम आपका है, ये टाइम आपका है, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, और इस पे सुलह रहे, अपना अपना टाइम ले। जो कहता है कि नहीं ये भी मेरा टाइम है, तो उसको नहीं टाइम मिलेगा ना। आप वही आप वाली बात है कि जो एक सिस्टम है, जो एक तरीका है, उस पे चले। अगर इससे इधर उधर होंगे तो आप बागी हैं, बगावत का हाँ जो मुकदमा है आप पे दर्ज होगा। ऐसा ही है। लेकिन लेकिन आप देखें ना कि कितने नर्मो नाजों से पले हुए अकलौते इमरान खान साहब ने जेल की ज़िंदगी कितने सुनहरे अल्फाज से गुजार रहे हैं। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी ये कि किसी को भी उम्मीद नहीं हाँ, थी, शायद हमें भी नहीं हाँ। थी। चंद लोग जो उनसे बाज़ाब्ता मुलाकात करके हैं, उनसे जब हमारी गुफ्तगू रहती है, तो वो बताते हैं कि खान साहब माशाल्लाह बड़े ही डटे हुए और बड़े बहादुर तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल जितने भी लोग हैं, उनने इस खूबसूरती से जेल को नहीं काटा। इसकी बात तो वो ये देखिए, चीज़ वो होती है जो मुखालिफिन जिसका हाँ, इकरार करें या माने ना। तो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि खान साहब जो है इस ग्रेस से या इस तरह जेल जो है वो गुजार रहा, मेरे ख्याल से हम कोई भी एक्सपेक्ट कर कोई भी कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा कर था रहा कि वो कोई सिक्स भी मंथ नहीं कर रहा था। इवन हाँ। पीटीआई के लोग भी ये समझ रहे थे कि अब हम बिखर जाएँगे। हम्म, जिस तरीके से एमक्यूएम पाक खत्म होके एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई, या इस किस्म की कुछ बिल्कुल मलिया-मेट हो गया, तो पीटीआई भी ऐसे हो जाएगी। लेकिन उनने चूँकि पूरी पीटीआई खड़ी ही उनके नाम पर है, सो इसीलिए आज भी पीटीआई पाकिस्तान के अंदर मकबूल असल तरीन में ना जमात कुछ मौजूद है। चीज़ें आवाम देख रही होती है, हम जैसे लोग जो ग्राउंड पे होते हैं वो देख रहे होते हैं। कुछ लोग ऊपर, इसके हम दूसरा रुख देखें तो कहा जा रहा था ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है, अब ये मुल्क 2 महीने नहीं चलेगा। लेकिन जो न्यू गवर्नमेंट आई, जो न्यू इस्टेब्लिशमेंट है, इन सब ने मिल के जो है मतलब सेट कर दिया, जैसे भी किया मुल्क को। उस जो एक था डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, या सिर्फ एक नारा था, या जो भी था, उससे निकाल के अब बेहतर हालात की तरफ जो है आगे। फिर वो एक वैसे भी कुछ अल्लाह का करम भी होता है, तो हमारी जो है इंडिया से जो जंग हुई उसमें इंडिया को हमने बिल्कुल जो है वो पछाड़ दिया, और चीखें निकल गई इंडिया की। और वो ट्रम्प साहब हर जो मीटिंग होती है या उनका वो उसमें ना एक आधा जहाज बढ़ा देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमने कोई अब 8 हम कह देते हैं, उन्होंने 7 कहे कि जहाज जो है ना उनके गिरा दिए। लेकिन सच्ची बात है कि 6-7 तो उनके गिरे ही हैं, इसलिए वो भी चुप ही हैं, वरना इंटरनेशनल मीडिया पे जो है वो शोर डाल नहीं, चुका होता। डेफ़िनेटली जब इस पूरे मुल्क का निज़ाम का इख्तियार अगर उनके पास है, उनका इतना डिसिप्लिन तो है ही है कि वो इंडिया जैसी फ़ौज को पिछाड़ सकें। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने प्ले किया, और उनकी इस डिसिप्लिन की वजह से ही देख लें ना, कितनी जमातें जमातें टूट जाती हैं, वो नहीं टूटते आज तक, हुँ, और वो आज भी मज़बूत हैं। हुँ। आज की भी असल में वो कहते हैं कि हम इसलिए मज़बूत हैं कि जमातें नहीं मज़बूत ना, अगर ये मज़बूत हो तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। सर वो इतना बड़ा बुत बन चुके हैं अब कि ये जमातें उनके आगे बहुत छोटी हैं। ये हाँ। सिस्टम, ये लोग, ये सब कुछ उनके आगे बहुत छोटे हैं। चलिए जी, थोड़ा रुख चेंज करते हैं इससे पहले कि हवाओं का रुख चेंज हो जाए। ठीक है, मेरे अभी ख़्याल से आपने भी बहुत कुछ हमें आपने भी एहतियात करनी बहुत कुछ चाहिए। देखना है, हमने भी बहुत कुछ देखना है, अभी जो है शुरुआत है। ये बताएं कि रियल स्टेट में जो आने वाले नौजवान लोग हैं, ये जो अब पहले तो धड़ाधड़ रियल स्टेट में लोग आ रहे थे, अभी मैं ऐसे ही। बहुत कम लोग देखता हूँ कि जो रियल स्टेट में आ रहे हैं। तो उनको क्या मशवरा देते हैं कि रियल स्टेट में अभी जो है वो आना बेहतर है, या अभी थोड़ा स्टॉप करें, फोकस करें अपने दूसरे कामों पे? देखिए, हर शख्स को ना अल्लाह ताला ने जिस तरीके से डिज़ाइन किया है, उसे मालूम होता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है। अब बहुत सारे लोग कारोबार में इसलिए भी फेल हुए हैं कि वो कारोबार के बन काबिल नहीं थे। हर शख्स कारोबार नहीं कर सकता। ये एक हकीकत है, और हमने पाकिस्तान के अंदर इन मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बिलख़ुसूस जॉब को इतना गंदा-सा बना के पेश कर दिया है ना कि आप किसी के नौकर हैं, गुलाम हैं, ये हैं, वो यार आप सरकार के जो है मुलाज़मत इख्तियार कर रहे हैं। आपकी मेजॉरिटी जो है वो मुलाज़मत पर है, और बड़े डिसेंट डिसेंट तरीके से लोग माशाल्लाह मुलाज़मत के शोबे में भी तरक्की करते हैं। सबसे पहले आप अपनी शख्सियत को एनालाइज़ कीजिए कि आप मुलाज़मत वाले हैं या आप कारोबार की जानिब बढ़ सकते हैं। फिर आप रियल एस्टेट के शोबे को देखिए, अगर वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता है, तो डेफ़िनेटली आपको फ़ौरन जॉइन करना चाहिए, क्योंकि ये वक़्त ऐसा है कि ये आपकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कर सकता है। अगर अभी आपकी ट्रेनिंग हो गई, तो आमदा जो बूम का एक वक़्त शुरू हो जाएगा, तो उस वक़्त आप बड़ा ज़बरदस्त कैश कर सकेंगे। अगर आपकी ट्रेनिंग आज के इस दौर में अभी नहीं हुई, और आप बूम के वक़्त में आके जो है वो मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम इतनी हलचल चल रही होती है कि आप नहीं बना पाते।
रियल स्टेट के लिए जो एजुकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? आपको बेसिक पढ़ना लिखना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर होनी चाहिए, बस मोर देन पार्ट इनफ। टाइम आप रियल स्टेट का बिजनेस कर सकते हैं। कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए। फिर ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हैं। लोग कह रहे होते हैं, देखा जैसे मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरी गली में कोई दो चार प्लॉट फॉर सेल है, हम्म, तो मैं खुद को एक रियल स्टेट जो है वो रियल्टर्स कंसिडर करते हुए पूछूंगा कितने रुपए का है, क्या है, कैसे है। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको बेच लूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान में ना एक जो रियल्टर्स के बारे में कहा जाता है कि ये नए नए अमीर हुए हैं, जो रियलिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है ना, और क्विक मनी है। लाइक आज आप बैठे हैं, आपकी 2 अरब की डील हुई है, सही है। अव्वल तो वो तो इसके पीछे एक जर्नी होता है। अब कोई एक बंदा बैठ के तो 2 अरब की डील उसकी नहीं हो जाती, उसने कुछ साल लगाए होते हैं। सपोज हुई है, उसमें आपका जो राइट कमीशन है जो आपका वो है, तो उसको ही देखे तो वो भी करोड़ों में चला जाता है अगेन। तो आपके पास एक पैसा जो है वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो क्या ये रियल्टर्स जो है ये वाकई रातों रात अमीर होते हैं या उसके पीछे कोई टाइम लगता है? बहुत कम ऐसे रियल्टर हैं कि जो कि रातों रात अमीर होते हैं। अब रियल एस्टेट की जो फील्ड है वो पूरी दुनिया में एक हाई प्रॉफिट मार्जिन एक फील्ड है, क्योंकि जो प्रोडक्ट साइज है, आप एक कैंडी नहीं बेच रहे 10-15 रुपए की, आप लाखों करोड़ों की चीज़ें बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें जो आपका मार्जिन है वो बेटर रहता है। और जैसा कि आपने कहा कि अरबों की डील होगी फिर उसमें करोड़ों का कमीशन हो गया। अच्छा, ये जुमले सुन के ना लोग आ जाते हैं, और आप देख लें कितने लोग हैं यार जिनकी अरबों की डील होती होंगी। या अरबों की डील करना आसान है, और हमने ऐसे ही इजी मनी करते हुए ना इस रियल एस्टेट को टैग कर दिया कि रियल एस्टेट इजी मनी, आएंगे छा जाएंगे, ये होगा ऐसा होगा वैसा होगा। हकीकत में ऐसा नहीं है, ये इंतहाई जिम्मेदारी वाला काम है। आप किसी बेवा शख्स खातून को, आप किसी रिटायर्ड शख्स को जब एक प्रॉपर्टी लेके दे रहे होते हैं, तो ये उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला है जिसमें आप मुआवन बन रहे हैं। तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। अगर आप डेवलपमेंट साइड पर जाते हैं तो 5 मरले का घर भी आज के दौर में तमाम तर वसाइल के होने के बावजूद बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो ये जो रियल एस्टेट की फ़ील्ड को इसी मनी कहते हैं, कतई ऐसा नहीं है। ये इंतहाई मुश्किल सफ़र है, और जो चमकते-धमकते लोग आपको पीक में नज़र आते हैं, उनकी अगर आप जर्नी देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। अगर वो सब आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। चमकते दमकते लोगों पे अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि आधे रियल्टर्स की जो गाड़ियां हैं वो रेंट की होती हैं। हाँ, आप सही है। इसके बारे में क्या कहते हैं? क्यों वो क्लाइंट को दिखाने के लिए होती हैं या उनके प्रोफेशन की डिमांड है? क्या हकीकत क्या है? सर देखिए, प्रोफ़ेशन की तो किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि ये डिमांड है, बट कुछ हकीकतें होती हैं, ग्राउंड रियलिटी होती है। अब ये जो लोगों ने बड़े-बड़े स्कैम किए हैं, उनके अगर आप ऑफ़िसेज़ देखें ना, उन्हें इतने शानदार बनाए हुए थे, गाड़ियाँ और आगे-पीछे डाले, गार्ड ऐसे फुर्तियाँ करके निकलते थे बाहर, साहब का दरवाज़ा खोलते थे, साहब की बर्थडे होती थी, साहब के जो है वो सोने के ताज पहनाए जा रहे हैं। सो ये सब कुछ देख के लोग उनको पैसा देते थे। वो ये सब इसलिए करते थे। बहुत सारे लोगों की ये ख़्वाहिश नहीं होती कि वो बहुत लैविश ज़िंदगी गुज़ार रहा हो, बड़े गार्ड हों, ये हो, वैसा हो। लेकिन समहाउ चीज़ें, मार्केट सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको ये सब करना पड़ता है, और मेरे ख़्याल से एक हद तक करना चाहिए। और इस चीज़ ने रियल एस्टेट को जितना नुकसान पहुँचाया है, और किसी चीज़ ने नहीं पहुँचाया है। चूँकि आप एक डेवलपर हैं, आपने एक बिल्डिंग बनानी है, आपको इनिशियल फंडिंग आई, आपने कुछ प्रोडक्ट बेची, सबसे पहले आप गाड़ी लेंगे। जब आप बड़ी गाड़ी हाँ लेंगे, जी, रियल्टर्स। जब आप बड़ी गाड़ी लेते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को बढ़ाते हैं, आप लोगों को इंस्पायर करना चाह रहे होते हैं, तो जो आपने बिल्डिंग बनाने का जो बजट था, वो आपने मिसयूज़ कर दिया। एट द एंड आप उस लेवल की या तो बिल्डिंग बना ही नहीं पा रहे होते, या लोग क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। सो मेरे ख़्याल से इसका बेटर वे ये है कि लोगों को भी आहिस्ता-आहिस्ता, हमारी रियल एस्टेट बरादरी को भी थोड़ा-सा सादगी पे आना चाहिए। जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो आप गाड़ी रखें, जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो आप खाएँ, जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो आप पहनें। और जो सबसे बढ़कर हमारी आवाम है, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको भी ये देखना चाहिए। यार, मैं तो आप सबको ये मशवरा देता हूँ, आप किसी के भी ऑफ़िस में अगर आप जाते हैं, अगर वो आपको सिंपल सी सर्विंग करता है, तो उसके साथ आपने ज़्यादा गुफ्तगू करनी है। अगर आपको बड़ी लेविश सी सर्विंग करता है, इसका मतलब ये है कि आप ज़बा होने के लिए मुकम्मल उसने एहतमाम कर रखा है। असल में कहते हैं कि जब तक
लालची जिंदा है ना तो ठग का कारोबार बंद नहीं हाँ, होगा। ऐसा ही है। ये जो लोग अभी रिसेंटली ट्रेंड्स, वही आप वाली बात के हुँ, ऑफिस गए, जब आप जाते हैं आपकी जो खूबसूरत ख़वातीन हैं वो आपके चारों तरफ फिर रही हैं, फिर हुँ, आपको जो है वो ऐसा ही है। कॉफ़ीज़ वगैरह पेश की जाती हैं, कभी आपको मैरियट का इनविटेशन आ रहा है, कभी आपको सरीना का आ रहा है हाँ, कि आप यहाँ आए जी हमारी एक्सपो, आप कहते हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन्वेस्टमेंट में, वो कहते हैं नहीं सर हम आपको इसलिए तो बुला ही नहीं रहे, आप तो मेरे चाचे के पुत्र हैं ठीक है आप आएँ, यहाँ पे जो हमने हाई टी का एहतमाम किया है आप उसका जो है वो पार्ट बने, ये कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरह उस बंदे को जो है वो घेर लिया जाए और उसको जो है वो प्रॉपर्टी बेच दी जाए। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपसे लेना चाहूँगा, तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों को अबाउट रियल एस्टेट, अबाउट बिज़नेस एंड अबाउट लाइफ? वहाँ से रियल एस्टेट से शुरू कर लेते हैं। रियल एस्टेट में बेस्ट टाइम है अभी इन्वेस्टमेंट का। आप आँखें खोल के अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो आपको इस टाइम के अंदर जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, वो इससे कबल नहीं थी। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रख के इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको आमदा चंद महीनों या चंद सालों में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लाइफ के बारे में इसी तरह कुछ? लाइफ़ खूब जिएँ, हँसें और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर खुशियों की बहुत कमी है। आप देख लें आए दिन बड़े-बड़े लोग खुशियाँ कर रहे हैं। आज भी एक फ़ोर्सेस से बड़े सीनियर रिटायर्ड पर्सन थे। उन्हें इस्लामाबाद के अंदर अपने आप को गोली से मार दिया। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद पुलिस के हाँ, एक एसएसपी था। ऑफिसर थे, जी, उन्होंने जो जी। है वो ख़त्म किया, ऐसा ही तो मतलब ये अच्छा ये तो प्रोमिनेंट लोग हैं जो हमें सामने आ रहे हैं। हम अपने इर्द-गिर्द देखें ना, तो इस वक़्त बहुत नेगेटिविटी है। लोग बहुत परेशान हैं और उसकी कुछ वजूहत सोशल मीडिया या जो हमारे लाइफ़स्टाइल है या देखा-देखी है, लोग बहुत तंग हैं इस वक़्त। सब कुछ होने के बावजूद भी तंग हैं और वो कुछ ऐसे तंग हैं जिनके पास नहीं है, उनका फिर बनता है। लेकिन बहुत से ऐसे तंग हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी तंग हैं। अच्छा भला खा के आखिर में जब बेकार मरते हैं कहते हैं, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। हुँ। अल्लाह के बंदे जो दे दिया था तो ये अगर मैं शॉर्ट कहूँ करम है। कि अगर आप खुद से नीचे देखें, तो हाँ, तब शायद आप ज़िंदगी के वो तमाम लुत्फ़ ले सकेंगे, हाँ, जो ऐसा अल्लाह ही है। ताला ने आपको अता किए देखिए हैं। इसका तो एंड नहीं है ना। आप कुछ भी लेना चाहते हैं एलन मस्क इस टाइम दुनिया में एक ही है। हुँ, उससे नीचे जितने भी हैं ना, इसका एंड नहीं। हुँ। जब आप एलन मस्क बन जाएँगे पहली बात तो बन ही नहीं पाएँगे। आप बन जाएँगे तो फिर आप उससे या बढ़ के कभी जो आप सोचेंगे, अकेले बैठ के ये भी सोचें कि आपको एलन मस्क बनना क्यों है भाई? ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो फिर आपके ये प्रॉब्लम्स होंगे। इतना इतना वज़न उठाने की ज़रूरत नहीं। कुछ पता नहीं है, कब क्या हो जाए। आपकी जो आप आल-औलाद के लिए करते जा रहे हैं, देखिए आप इस वक़्त अगर इस दुनिया से चले जाते हैं, आपने अपना हिसाब देना है, आप उसमें इतने मसरूफ़ होंगे कि आपको ये पहली बात है खबर ही नहीं होगी कि आपके पीछे जो रहने जाने वाले हैं, वो हाँ, डीएचए क्या में रह छोड़ा रहे है, हैं या नहीं क्या रह रहे। क्या क्या हाँ, वो कह रहा है, वो वो उनका अपना नसीब है। आज मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो खातून उससे क्वेश्चन कर रही थी गेस्ट से ना, कि आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें? तो उसका सिंपल सा वो कहता है मुझे ना याद रखें। कह रहा क्या ज़रूरत है याद रखने की? जहाँ करोड़ों लोग चले गए, उनको किसी ने नहीं याद रखा या वो चले गए। तो जब मैं इसके पीछे पड़ जाऊँगा ना कि लोग मुझे कैसे याद रखेंगे, हुँ, तो मेरी टेंशन्स भी होंगी, मैं प्रॉब्लम्स में भी आऊँगा, मुझे ये भी होगा कि लोगों को कैसे खुश रखना है, तो मेरा जो असल मकसद है उससे मैं हट जाऊँ। अच्छा लोग को कैसे आप खुश रख सकते हैं? नबी ये नहीं कर सके, हाँ, रसूल ये नहीं कर सके, जिनकी हम उम्मत हैं, वो ये नहीं कर सके। आप लोगों को नहीं खुश रख सकते और बिलख़ुसूस पाकिस्तानियों को नहीं, मुमकिन ही नहीं है। हाँ, जहाँ तक मुमकिन हो सके आपने इस हकीकत को मद्देनज़र रख के नेगेटिव भी नहीं हो जाना कि यार लोग खुश ही नहीं होते और मैंने कोई मस्बत काम ही नहीं करना। आपने बस मुस्बत ही रहना है, आपने मेहरबान ही रहना है, आपने सिर्फ़ मोहब्बत का सौदा ही करना है, बाकी सामने वाले पर छोड़ दें और जो कुछ भी करें वो महज़ इसलिए करें कि जिसने आपको भेजा है उसकी रज़ा इसमें शामिल है। तो इंशाअल्लाह आप बड़े सुखी रहेंगे। क्लोज़ करते हैं इस मैसेज के साथ कि ज़िंदगी एक बहुत कीमती चीज़ है, इसकी कदर डेफ़िनिटली, करें। ये आपको तोहफ़ा और इनाम मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, तो इसको एन्जॉय करें। थैंक डेफ़िनिटली। यू वक़ार भाई, आपने हमें टाइम थैंक यू दिया। वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।